एक समय की बात है कि एक गांव में एक मंदिर बन रहा था। उस मंदिर जब मतलब नया निर्माण हो रहा था, तो उस समय एक शिल्पकार महोदय को बुलाया गया और उनको बोला गया कि आपको इस मंदिर के लिए एक बहुत अच्छी मूर्ति बनानी है। जब ये बोला गया कि आपको बहुत अच्छी मूर्ति बनानी है, तो उन्होंने बोला कि कुछ मुझे पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी। पत्थर कहीं सामने रखे हुए थे बहुत सारे। उनको बोला गया आप कोई सा भी एक पत्थर उठा लीजिए और आप बिल्कुल मूर्ति बनाइए। जब शिल्पकार महोदय ने अपना कार्य आरंभ करा और जैसे जैसे मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट करी, उस मूर्ति को बनाना स्टार्ट करा, तो छेनी और हथौड़ा उनका मेन हथियार रहता है, तो उससे उन्होंने आकार देना शुरू करा उस मूर्ति को। जब आकार देना शुरू करा तो कुछ देर बाद पत्थर से आवाज़ आती है और वो पत्थर शिल्पकार महोदय को बोलता है कि महोदय, मुझे आप जो भी निर्माण कर रहे हो इस मूर्ति का, मुझे बहुत कष्ट पहुंच रहा है, कृपा करके मेरा निर्माण करना यहीं रोक दीजिए। परंतु शिल्पकार महोदय ने उन्हें समझाया कि आज अगर आपका निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं कल आप बहुत अच्छे स्थान पर जाकर विराजित हो जाओगे। कल इतने अच्छे स्थान पर जाकर विराजित होगे जहाँ पर आपको लोग पूजेंगे। वो थोड़ी देर समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने अपना काम शुरू करा। थोड़ी देर में फिर आवाज़ आने लग गई कि शिल्पकार महोदय साहब, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कृपया करके मुझे यहीं छोड़ दें, मैं जिस स्थिति में उस स्थिति में छोड़ दें। शिल्पकार महोदय ने फिर विनती करी उनसे, पत्थर से, कि आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप एक समय पर आकर बहुत अच्छी पद पर आ जाएंगे, बहुत अच्छी अहमियत पर आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने। शिल्पकार महोदय ने लास्ट में उस पत्थर को उठाकर बाहर कर दिया और मंदिर के बाहर रख दिया और दूसरा पत्थर लाए और फिर वो उन्होंने अपना कार्य फिर से आरंभ करा। जब उन्होंने अपना कार्य आरंभ करा, करते गए, वो आधी मूर्ति बन चुकी थी। लेकिन शिल्पकार महोदय को अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अभी थोड़ी देर पहले अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक पत्थर को लेकर उसमें अगर आकार देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ तो वो पत्थर मुझे आकार देने ही नहीं दे रहा था और मैं आधा आकार दे चुका हूँ। अभी तक इस पत्थर ने ये नहीं बोला है कि मुझे दर्द हो रहा है। शिल्पकार महोदय ने उस पत्थर से पूछा कि क्यों, आपको दर्द नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पहले जो पत्थर था उसको तो बहुत दर्द हो रहा था। उस पत्थर का जो जवाब आया ना, वो ये आया कि साहब, आज तो मैं दर्द सह लूँगा, लेकिन एक दिन मैं उस जगह जाकर बैठूंगा जहाँ पर मैं जिंदगी भर पूजाऊंगा, जिंदगी भर में ऐसी जगह पर जाकर विराजित होऊंगा जहाँ पर कहीं लोग मुझसे मिलने आएंगे, कहीं लोग मुझे मेरे दर्शन करने आएंगे। आज मैं कष्ट ले रहा हूँ, ये कष्ट तो थोड़े दिनों का है। मैं एक स्थान ऐसा प्राप्त कर लूँगा कुछ ही दिनों में कि लोग मुझे पूजेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ समय निकला। समय निकलने के बाद वो शिल्पकार महोदय जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी मूर्ति, एक सुंदर मूर्ति का आकार दिया, उन्हें विराजित करा और लोग वहाँ पर उन्हें पूजने आ गए। और जो पूजते थे, वो जो नारियल चढ़ाते थे, वो नारियल को चढ़ाकर जो फोड़ते थे, वो उस पत्थर पे जाकर फोड़ते थे जिस पत्थर ने मना बोला था कि मेरे को आकार मत दो। तो अब वो जिंदगी भर क्या हो गया उसके साथ, वो वहाँ पर लोगों की चोट खा रहा है, उस नारियलों की चोट खा रहा है। और वो जिसने थोड़े कम समय के लिए उस शिल्पकार महोदय की बात मान ली थी या शिल्पकार महोदय को टोका नहीं था, वो आज मूर्ति और भगवान बनकर बैठा हुआ था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि हाँ, कि आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन आपके उसी शिल्पकार की जगह है जो आपको थोड़ी देर के लिए तो कष्ट पहुंचाते हैं, थोड़ी देर के लिए एक इंग्लिश में बोलते स्ट्रिक्ट होते हैं, अनुशासन आपको बताते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो परिणाम आता है ना, वो बहुत सुखदायी आता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि उस परिणाम के लिए आपको वो शिल्पकार की तरह आपको मूर्ति के रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आनंद शर्मा आज नया टॉपिक लेकर, और वही टॉपिक जो चल रहा है उसमें एक टॉपिक नया आया है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। मतलब क्या? एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। आपको पढ़ना यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे हम
प्रिसीशन, प्रिसाइज वैल्यू होना चाहिए, और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्यूरेसी मतलब क्या। इट इज द एक्सटेंट टू विच अ रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोच द ट्रू वैल्यू। कहां तक पहुंचना है? ट्रू वैल्यू तक। सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है? लाइन समझ में नहीं आ रही है कि क्या सर ट्रू वैल्यू तक पहुंचना है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? पहली क्वेश्चन क्या आ रहा है यहां पर, सर ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू को समझाने के लिए मैं आपको क्लियर बात करूंगा कि आपने आपका रिजल्ट देखा होगा। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो करीब करीब ये कह सकता हूं मैं कि 6, 7, 8, 9, 10th में तो होंगे आप। 11, 12 तो बहुत दूर की बात है। तो अगर 11, 12th में है तो आपने आपका कभी तो आपके एक साल में जो रिजल्ट आता है लास्ट में वो तो देखा होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है, और भी आपके जो मैथ्स से है, संस्कृत है, ये 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। 5 ही मान लो, संस्कृत हटा दो, कहीं नहीं होता है। हिंदी में आपको 90 आए, इंग्लिश में आपको 80 आए, सोशल में आपको फिर 90 आ गए, फिर साइंस में आपको 80 आए, और मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 आ गया। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, 100 आउट ऑफ 100 आ गए। इस कंडीशन पे जब इनका देखा अपन ने तो वहां पर ये 0, 0, 0, 0, ये 9 और 9 18 और 16 9, और ये हो गया आपका 17, 17 और 9 कितना हो गया? 17 और 9 हो गया 26, 26 और 8 हो गया 34, 34 का 4। और यहां पर जब आते हैं हम 34 के बाद में 3 कैरी ले लिया आपने, ये तो करीब करीब आप जहां पर आए हो, आप आउट ऑफ 500 आपको मिला है। यहां पर आउट ऑफ 500 आपको मिला है कितना? 440। तो ये 440 जो है आउट ऑफ 500 है, तो यहां से ये गया, और इसके बाद में हम यहां पर देख सकते हैं 5 का ही डिवाइड कर लेते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट है ना तो 440 का 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? लगभग आप मान सकते हैं यहां पर 88%। तो बच्चे का कितना परसेंट आया है? 88%। तो ये जो 88 वैल्यू है ना, ये ट्रू वैल्यू है। क्या है ये? ट्रू वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू है ना, ये है आपकी ट्रू वैल्यू। और ये जो नंबर है ना, ये आपकी है मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर करी है। और ये क्या है आपका? ट्रू वैल्यू। तो 88% जो है वो ट्रू वैल्यू हो गया। तो एक व्यक्ति का जो परसेंटेज आता है, एवरेज परसेंटेज, वो आप मान सकते हो उसकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। अब इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं अपन कि ट्रू वैल्यू वो हो गई जो कि आपका, ये मान लिया आपने कि जो आपने ऐसा मान लिया कि मुझे जो है एक तरह से आर्मी में भर्ती होती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो हाइट है, मान लो कि उनने बोला कि 5.7 या 8 चाहिए, ऐसा मतलब वो ज़्यादा कम होती होगी, मैं एक स्टैंडर्ड मान लेता हूँ 5.8 फीट का बच्चा या 5.8 का हाइट होना चाहिए। अब कंडीशन क्या हो गई कि अगर इससे रेंज भी बता दी कि इससे बड़ी भी होगी तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे क्या हो गया कि आप वहां तक पहुंचे हो, तो यहां पर आपकी मान लो 5.7 ही हाइट है। आपकी हाइट कितनी है? 5.7 ही है। तो आप वो जो ट्रू वैल्यू डिसाइड करी है ना, उसने ट्रू वैल्यू कितनी डिसाइड करी? उसने 5.8। उससे कहीं थोड़ी सी दूरी पर ही हो आप। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर ले तो 1 साल तक अपनी हाइट के ऊपर, तो शायद आप यहां तक आ जाओगे। तो अब समझना इसको कि द एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच द रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोच टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तक पहुंचना। ट्रू वैल्यू कहां है? 5.8। आप कहां तक पहुंच गए? 5.7। तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ही कम है। अगर आप 5.8 तक पहुंच जाओगे तो ये एक्यूरेसी हो गई। तो ये अपनी लैंग्वेज में हो गई एक्यूरेसी का मतलब। अब समझना एक्यूरेसी क्या होती है। समझना कि मान लो आपको यहां पर मैंने एक टारगेट दे दिया कि आपको यहां से कोई चीजें फेंकना है, और टारगेट यहां आके लगना चाहिए। यहां आके कहां आके लगना चाहिए? यहां आके। अगर आपने पहले ही अगर उसको ऐसे करा और यहाँ के अगर वो लग गया टारगेट आपका, तो जैसे ही टारगेट यहाँ लगा तो मतलब आप एक्यूरेट हो। मतलब आप क्या हो? एक्यूरेट हो, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है आपके इसमें। आपके टारगेट में बहुत अच्छी
एक्यूरेसी है, आपके थ्रो में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, लेकिन ये टारगेट यहां नहीं लगते हुए यहां लगता है, तो एक्यूरेसी तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है। अगर टारगेट यहां लगता है तो इन दोनों के कंपैरिजन में एक्यूरेसी क्या है, कम है। तो एक्यूरेसी, ये ट्रू वैल्यू मान लो इसको आप, तो इस ट्रू वैल्यू के आसपास जितनी भी वैल्यू होती है वो उसकी एक्यूरेसी बताता है, कंपैरिजन बताता है। आगे क्या बोला उसने कि इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, 2.0 है तो ये एक्यूरेट है कि हाँ 2.0 मतलब 2.0 ही, लेकिन अगर यहां मान लिया अपने 2.023 तो ये सिग्निफिकेंट नंबर जितने ज्यादा कम ज्यादा होंगे उसके ऊपर एक्यूरेसी आएगी। मान लो कि ये सिग्निफिकेंट नंबर जितने बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको दिखेगी, ध्यान रखना। हाँ कम भी होती है कभी कभी, लेकिन वो कंडीशन पे आके समझेंगे अपन। द लार्जर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या बोला उसने, द लार्जर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या है कि अपन ने देखा ना कि एक व्यक्ति को देखा अपन ने, अरे अच्छा इसकी हाइट तो 5.2 है। अब आपको क्या मालूम कि 5.2 है, लेकिन भैया हमारी अंतरात्मा बोल रही है ना कि हाइट कितनी है, 5.2 है, क्योंकि हम इंडियन लोग, हम पहले वजूद बताने के पहले ज्ञान देते हैं। तो यहां पर क्या है कि 5.2 है ना, तो 5.2 मतलब आपने आंखों से देख लिया 5.2, लेकिन जब टेप लाके नापा ना, आपने मेजर करा तो वहां आ गया 5.4। आपके इरादे वहीं खत्म, आपका जो मेजरमेंट था वहीं खत्म। मतलब क्या है उसकी एक्यूरेसी 5.4। ये किससे नापा आपने, टेप से। अब ऐसी और एक टेप लाया जो और एक्यूरेट है, मतलब क्या है उसमें और पॉइंट छोटे छोटे है, तो उसने नापा ना जब, तो पहली बार में तो ये आपके आंखों ने क्या नापा, ये नापा। आपने जब टेप से नापा तो क्या नापा, ये नापा। फिर और इसके और छोटी कोई चीजें लाया इंस्ट्रूमेंट, उससे नापा तो उससे मालूम पड़ा कि 4.02 आया। फिर आपने और नापा और मेजर करा तो फिर और इंस्ट्रूमेंट, और छोटा इंस्ट्रूमेंट लाया मेजर करने के लिए, तो उससे ये आया कि 4.02123। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है इन सब में से, ये कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो ज्यादा है। तो क्या बोला इस लाइन का मतलब, इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पॉइंट के बाद में कितने नंबर, पॉइंट के आगे कितने नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ज्यादा लोड नहीं लेना, इसके टॉपिक जब अपन क्लियर करेंगे ना सिग्निफिकेंट नंबर का, जब और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर क्या बोला, द लार्जर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, डिजिट अगर ज्यादा होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट लार्जर होगी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, द हायर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगी, हायर होगी, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला आपको, इसकी एक्यूरेसी उसने सही साठ बताई, उसने तो सिर्फ आंखों से बता दिया कि हाँ 5.2 हो हाइट है इसकी, लेकिन उसकी हाइट एक्चुअल में क्या थी 5.24022123। तो ये क्या है, उसकी हाइट करेक्ट हाइट बता दी। एक्यूरेसी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर थे तो हाइट भी क्या बताई उसने, करेक्ट बताई थी। अब क्या हुआ, द प्रॉब्लम विद द एक्यूरेसी ड्यू टू इरर्स। अब देखो बेटा इरर, ये इरर ही थी सब। 5.2 और 5.4 में कितने की इरर आ गई थी, 0.2 की। अब पॉइंट इसमें और इसमें कितने की इरर आ गई, 0.002 की। ये इरर ही है ना, मतलब इरर का मतलब क्या होता है कि होता क्या है कि आप कुछ चीजें मेजर कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो वैल्यू आई मेरी, या इरर में आपको नॉर्मल भाषा में, एक स्टूडेंट की भाषा में अगर समझाऊं तो आप चाहते हो कि 90% इतना मैंने पेपर करके आया हूं। मैं कितने परसेंट इतना पेपर करके आया हूं, 90% मेरे को आ जाएंगे, इतना मैं एग्जाम, इतनी अच्छी एग्जाम देकर आया हूं। लेकिन हुआ क्या, आपको आए 82% और आपने सपने जो देखे थे वो देखे थे 90% के, लेकिन आए क्या आपको 82%। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है वो जो 8% का लोचा, वही लोचा तो इरर है। अब बात ये हो रही कि इंस्ट्रूमेंटल इरर जो है, अब इंस्ट्रूमेंटल इरर जो है उससे ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है। वो नया कॉन्सेप्ट आ गया अपना प्रिसाइशन। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना
वो इंस्ट्रूमेंट मान लो कि ये इस पे बात नहीं करते हो, ऐसे ही समझते अपन कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे मान लो कि वेट मशीन है, तो वेट जिम में जाते होंगे ना, अस्पताल में जाते होंगे, कोई क्लिनिक में जाते होंगे, या किसी के घर पे भी होगी वेट मशीन। तो वो वेट मशीन का क्या हो गया कि वो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या हो गया कि जो वेट मशीन जो थे, अब वो उसमें एरर आ गई। एरर आ गई मतलब क्या, उसमें अगर जितना भी होता है ना तो वो 3 या 4 किलो ज्यादा बताता है। मतलब क्या अगर मान लो कि 5 है तो वो 5 किलो का बच्चा है तो वो 3 किलो प्लस करके ही बताएगा आपको। मतलब वो जैसे आपने उसको वेट करवाया उसका, तो वेट करवाओगे तो वो 8 किलो बताएगा। अब मान लो कि मैं अगर मान लो कि एक समय पे 2 दिन पहले कहीं वेट करा के आया और वहां पर मुझे ऐसा पता चला कि जो मेरा वेट है वो लगभग नहीं, ज्यादा नहीं बताना लेकिन ठीक है, 70 किलोग्राम है। और 70 किलोग्राम के बाद में अब अगर मान लो कि उसने 3+ करा, तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट 3+ खुद ब खुद कर लेता है। तो 2 दिन पहले तो मैं वेट करा के आया तो मेरा 70 लगा, और उसके बाद में वो 3+ कर दिया उसने, तो वो 73 हो गया। तो अब आज मेजर करा तो 73 बता रहा, 2 दिन पहले मेजर करा मैंने तो 70 बता रहा। अब समझ में ये नहीं आ रहा मुझे कि 2 दिन में ऐसा क्या करा मैंने, क्या खाया कि वो 70 से 73 हो गया। तो वो मेरी गलती नहीं है, वो गलती है उस इंस्ट्रूमेंट की कि उसने एरर पैदा कर दी खुद में। 3 किलो मतलब 3 kg वो बढ़ा के ही बताएगा। तो वो जो है कि वो जो बढ़ा के बता रहा है वो प्रिसाइज हो रही है वैल्यू, और वो जो प्रिसाइज हो रही है वो प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट में आती है। और अगर अब हम पढ़ते हैं तो द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन का मतलब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ a measurement, it defines the limitation of measuring instrument। मतलब लिमिटेशन मतलब कुछ दिक्कतें आ जाती है, हानियां जिसको बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ दिक्कतें आ जाती है। उस वजह से क्या होता है, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर, लक ऑफ कैलिब्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किस पे डिपेंड होती है, लिस्ट काउंट मेजरिंग एलिमेंट पे। लिस्ट काउंट का सिंपल मीनिंग होता है जितना ज्यादा, अगर मान लो कि सेंटीमीटर में कर रहा है, सेंटीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा होता है नैनोमीटर। तो जितने ज्यादा नैनोमीटर में करेगा तो उसका लिस्ट काउंट ज्यादा रहेगा, माइक्रोमीटर में करेंगे तो नैनोमीटर के कंपेरिजन में सबसे देखो 10⁻³ मिली, 10⁻⁶ माइक्रो, 10⁻⁹ नैनो। तो अगर नैनो में अगर मेजर कर रहा है वो इतना छोटा मेजर कर रहा है तो उसका लिस्ट काउंट ज्यादा होगा। माइक्रो में कर रहा तो नैनो की तुलना में कम होगा और मिली की तुलना में ज्यादा होगा, और मिली में कर रहा है तो इन दोनों की तुलना में कम होगा। और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से जितना आप कम जाओगे, जितना आप नैनो की तरफ जाओगे, जितना आप इधर जाओगे, उतना उसका लिस्ट काउंट अच्छा होगा। आप स्केल देखते हो ना नॉर्मल जिससे लाइन खींचते हो, उसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर वो सेंटीमीटर में नाप रहा है, मीटर में नाप रहा है या फिर वो मिलीमीटर में नाप रहा है, वो उसका पहला पॉइंट क्या कहलाता है, उसका लिस्ट काउंट कहलाता है, सबसे छोटा काउंट कि किस पे कर रहा है वो। मतलब ये समझो आपकी एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि टेबल मान लो, तो टेबल भी लिस्ट काउंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 2 3 4, तो कितनी गैप है, कोई गैप नहीं है। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। लेकिन 2 की टेबल में जाएंगे तो 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में, तो इसका लिस्ट काउंट कम है। वो काउंट कम कर रहा, वो मतलब काउंट ज्यादा कर रहा है लेकिन वो छलांग लगा कर रहा है, दो एक एक को छोड़ के। अगर 3 की टेबल आएगी तो 3 के बाद में डायरेक्ट 6, इनके लिस्ट काउंट कम होते हैं, ये कम मेजर कर सकते हैं। और 1 2 3 4 5 वाली टेबल ज्यादा मेजर कर सकती है, पॉइंट में होगी तो और ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकती है। एक्यूरेट मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेट चाहिए होता है जिसका लिस्ट काउंट अच्छा हो। दूसरी चीज ये है कि वो डिपेंड करता है उसके लिस्ट काउंट पर। इट इज स्मॉलर द लिस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज विल बी मेजर्ड। लिस्ट काउंट बहुत छोटा होना चाहिए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज होगी। तो आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी का मतलब आपको मैं क्लियर बताता हूं। एक्यूरेसी का मतलब आपको मैं बता देता हूं क्या होता है, और एक एग्जांपल में आप समझ जाओगे। मैंने अभी तक बुक की लैंग्वेज बताई है, अब मैं एग्जांपल से आपको 2 मिनट में समझा दूंगा
और आप भी बोलोगे कि सर एग्जाम्पल ही बताया था, इतना क्यों पकाया, लेकिन अब क्या करूं, आपकी जो एग्जामिनेशन है नीट जेई 11th 9th उनकी एग्जामिनेशन में ये जब टॉपिक आएंगे तो आपको यही लैंग्वेज लिखना है, इसलिए इसको समझाने की कोशिश करिए एनसीईआरटी से। आप समझना कि एक ब्लॉक है, मैंने आपको भी बताया, उस ब्लॉक में आप यहाँ पर आप टारगेट आपका ये है, आप भी समझते हो 20 सेंटर में होता है टारगेट ये है, यहाँ पे लग गया मतलब आपकी ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट हो, आप थोड़ा सा साइड में लगा तो हाँ लगभग आप उसके पास में ही हो, आप और साइड में लगा तो आप लगभग थोड़े से दूर हो गए। तो ये क्या हुआ कि एग्जैक्टनेस क्या, लगभग आप थोड़े पास हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, एक्यूरेट हो आप, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट से थोड़े से कम हो, मतलब कम एक्यूरेट हो, और ये क्या है और कम एक्यूरेट हो गया। तो एक्यूरेसी का मतलब तो ये समझ में आ गया, लेकिन प्रिसीजन का मतलब क्या होता, क्या है, टारगेट तो आपका ये है और आप जब भी थ्रो कर रहे, टारगेट तो गया कहीं पता कहीं, और वो यहाँ थ्रो यहाँ पे हो रहा है, बार बार थ्रो यहाँ पे हो रहा है, मतलब टारगेट यहाँ है थ्रो यहाँ हो रहा है, टारगेट यहाँ है थ्रो यहाँ हो रहा है। काय के लिए, इंस्ट्रूमेंट एरर है, वो +3 करके बता रहा है, जैसा अभी एग्जांपल दिया ना मैंने, क्या आपका टारगेट यहाँ है लेकिन वो उसको टारगेट को आपने जो शूट करने का टारगेट है उसको थोड़ा ऊपर कर दिया। अब टारगेट तो यहाँ है और शूट क्या कर रहा है, वो ऊपर कर रहा, तो बार यहाँ कर रहा है, जबकि होना क्या था वो यहाँ पर, लेकिन शूट का हो रहा है थोड़ा ऊपर से यहाँ पर। समझ में आ गया होगा, ये प्रिसाइज हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपका टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। ये आपके एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों क्लियर हो गया है। अब पढ़ेंगे अपन एरर्स के बारे में, एरर क्या क्या होती है। तो एरर के बारे में थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एरर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। एरर जो होती है ना, आपकी ट्रू वैल्यू, अभी आपका परसेंटेज निकाला था ना मैंने 88%, अभी आपका परसेंटेज क्या निकाला था मैंने, 88% निकाला था ना। तो ये जो 88% है ये ट्रू वैल्यू है, और उसमें आपके मैथ्स में नंबर कितना आया था, मैथ्स में आया था आपको 100 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए थे, इसमें से मैथ्स में नंबर आया 100 मार्क्स और ट्रू वैल्यू तो लगभग आप -12, मतलब आप ये भी नहीं मानते हो तो 100 - 88 करा अपन, तो लगभग 12 नंबर आपकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा लाया था आप, मतलब आपका परसेंटेज बना 80, लेकिन आप मैथ्स में नंबर की मेजर क्या करा आपने, मेजर वैल्यू क्या है, जो सब्जेक्ट में नंबर आए, टोटल वैल्यू क्या है, जो ट्रू वैल्यू है। समझना बात को। अब मेजर क्या है, मैथ्स की मेजर वैल्यू क्या है 100 नंबर, और आपकी ट्रू वैल्यू क्या है 88 नंबर। तो 100 - 88 करा तो लगभग 12, या प्लस ज्यादा लाए, या फिर 100 का पेपर है, या फिर आप ये मान लो कि 88 है, 88 में आप करीब लाए 80 नंबर लाए, तो आप 80 नंबर लाए तो ट्रू वैल्यू क्या थी आपकी 88, और आप लाए कितना 80, तो कितने कम लाए आप, -8 कम लाए आप। तो कुल मिला के आपका जो परसेंटेज है उससे ज्यादा लाए तो प्लस में आप ज्यादा नंबर लाए, और उससे कम लाए तो आप माइनस में नंबर लाए। तो क्या होता है, एरर क्या होती है, एक तो सिस्टमेटिक एरर होती है। जो सिस्टमेटिक एरर हमेशा क्या की बात करती है, द एरर ऑफ टेंड्स टू बी वन डायरेक्शन। ये किसकी बात करती है, एक डायरेक्शन की, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने अभी हाल क्या बताया, अगर आप 88 नंबर आपकी ट्रू वैल्यू 88, आप 100 लाए तो आप प्लस में हो, और अगर आप 88 आपकी ट्रू वैल्यू और आप कम नंबर लाए 80 लाए हो तो -8 में हो आप। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। मतलब आपकी एरर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एरर, और नेगेटिव है नेगेटिव एरर। अब पॉजिटिव नेगेटिव ना बोलते हुए इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं उन्हें, सिस्टमेटिक एरर। एरर क्या होती है, एरर होती है द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या, ट्रू 88, मेजर्ड वैल्यू क्या 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 12 का। ये 12 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। आप क्या चाहते हो, क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेडिकल में जो रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बता रखा है कि आपका बीपी इतना होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, या उससे ज़्यादा आ गया तो भी एरर, उससे कम आया तो भी एरर, और उस रेंज में आ गया मतलब आप एक्यूरेट हो या एक्यूरेसी के आसपास हो। तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई जाती है। रेंडम एरर तो आप सिंपल सा समझ लो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेंडम एरर वो जो कहीं से भी आ जाए, इसको रेंडम एरर बोलते हैं। और लिस्ट काउंट मतलब जो अपन लिस्ट काउंट एरर, मतलब हाल बताया था आपको मैंने कि ये एक ऐसी लिमिटेशन है इंस्ट्रूमेंट में, जितना अच्छा लिस्ट काउंट होगा एरर उतनी ही कम होगी। तो इसको और अच्छे से समझेंगे अपन। अगले वीडियो में बात करेंगे हम
थोड़ी अलग चीज़ों की, जो कि अपना डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह की बात करेंगे, अपन MLT वगैरह की बात करेंगे, और इसका भी रिवीजन दूंगा मैं अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़िए, और 2 वीडियो भी हैं वो इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनकी लिंक दे रखी है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ये वीडियो आप तक आती रहे। थैंक यू।